जो अगला टॉपिक है इसको समझते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, ये फार्मूला लिखा है, इससे इसकी डेफिनेशन भी बनेगी। यहां पर है ये परमाणु भार और ये क्या है, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो परिभाषा क्या हो गई, सिंपल सा है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और परमाणु भार के अनुपात को क्या बोलेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। हाँ जी, परिभाषा दोबारा सुनो, क्या हो गया, ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा और ये क्या हो गया, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, है ना, या द्रव्यमान संख्या, कुछ भी ऐसे बोल दो, के अनुपात को क्या बोलेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसके निकालने से ये पता चलता है कि परमाणु कितना स्थायी है कि अस्थायी है। ठीक है, फिर से देखो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा, इसका नाम लो आप, इसी में नाम ही है, क्या बोल दो, इसका नाम ले लो, क्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान के अनुपात को नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। ये परिभाषा है, परिभाषा जनरली आती नहीं है। यदि हम इसके नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में और परमाणु भार के बीच में ग्राफ खींचे तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, जो मैं बगल में लिखा हूं वो क्या है, परमाणु भार है इसका, हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु भार कितना होता है, 1, और इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ईबीएन का मान कितना है, 1, माने इसका ईबीएन का मान कम है, तो ये कैसा, अस्थायी, इसको तोड़ा जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, हर तरह से भी हम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। इसके बंधन ऊर्जा का मान क्या है, कम। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन जिसका परमाणु भार कितना है, 2, इसकी बंधन ऊर्जा का मान कितना है, ईबीएन का मान कितना है, 2, और यहां पर ये 3, तो और ये हीलियम का कितना हो गया, 7। यदि इन चारों परमाणुओं में ये पूछूं कि कौन अधिक स्थायी है, तो आप किसको बोलोगे कि कौन अधिक स्थायी है, नहीं, जिसकी बंधन ऊर्जा ईबीएन का मान अधिक होगा वो अधिक स्थायी होगा। तो 1, 2, 3, 4 में बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा है, हीलियम की, He की, है ना, He4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हीलियम अधिक स्थायी है। हीलियम को तोड़ना मोड़ना, उसके नाभिक के साथ क्रिया करना बड़ा मुश्किल होगा, इनके नाभिक के साथ क्रिया करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा क्या है, कम है। तो यही होता है कि जैसे हमारा सूर्य है, हाइड्रोजन वहाँ पर बार बार चल रहा है, वहाँ पर होता है नाभिकीय अभिक्रिया, हाइड्रोजन से क्या बनता है, ये बना मान लो ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम से ट्रिटियम बना, ट्रिटियम से बन जाएगा हीलियम। अब हीलियम को जलाने के लिए और ऊर्जा चाहिए, तो फिर वो उसको ऊर्जा नहीं होती है, वो अधिकतम कहाँ पर जाएगा, कार्बन तक जाएगा, कार्बन के बाद वो पूरा सूर्य क्या पड़ जाएगा, काला, और वो बन जाता है ब्लैक होल। फिर जो उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि जो आसपास के ग्रह हैं उसी के भीतर सब समा जाएंगे, है ना। मतलब कहने का ये है कि उसके पास हाइड्रोजन को जलाना आसान है, पर हीलियम को और कार्बन को जलाना मुश्किल है, क्योंकि हीलियम और कार्बन की जो ईबीएन का मान होता है वो कैसा है, अधिक है, अधिक ऊर्जा की जरूरत है, उतनी ऊर्जा उसके पास नहीं है। तो कोई भी तारा होता है, यहाँ से हाइड्रोजन बनाते बनाते हीलियम तक बनता है, यदि बहुत हिम्मत किया, बहुत ताकत है उसके अंदर और टेम्परेचर बढ़ा तो कहाँ तक गया, कार्बन, कार्बन के बाद फिर वो अगला तत्व तो नहीं बना पाता है, क्योंकि फिर वो उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं बन पाती है और काला हो जाता है, उसी को हम क्या कहने लगते हैं, ब्लैक होल। तो हर चीज मरता है, हमारे सूर्य की अभी उम्र है, कुछ समय बाद वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जब हाइड्रोजन पूरा बदल के हीलियम में हो जाएगा, हीलियम बदल के कार्बन में हो जाएगा, वो ब्लैक होल बन जाएगा, सूर्य खत्म। और जितना जैसे जैसे वो ये तत्व बनते जाएंगे, उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, आसपास के ग्रह उसके नजदीक जाते जाएंगे, जब ब्लैक होल बनेगा सारे ग्रह उसी के अंदर ही समा जाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ऊर्जा का मान, ईबीएन का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्थायी होगा, उसके अंदर नाभिकीय क्रिया कराना उतना ही मुश्किल होगा, ये समझना है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, फिर देखो हीलियम के बाद हम कहाँ आ गए, लिथियम। लिथियम हीलियम से कमजोर होता है, लिथियम का क्या है यहाँ पर 6 है, और इसका लगभग ऊर्जा का मान भी कितना है, 6, इसका ऊर्जा का मान कम हो गया, तो माने हीलियम से कम स्थायी क्या हो गया, लिथियम। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ 8 में आ गए, 8 में क्या हुआ, कार्बन 12,
है ना। और ये जिसका 8 है उसकी ऊर्जा अच्छी रहती है। 8 से अधिक वाले को नाभिकीय क्रिया कराना आसान नहीं होता है। तो यहां पर पूछ देता है कार्बन 12 का ईबीएन का मान कितना होता है, तो कितना होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी पूछ देता है कि इसका औसत मान कितना होता है, ना मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, सब मिला के मान कितना होता है। तो औसत मान भी कितना होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है कि औसत नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान खाली स्थान होता है, तो कितना होगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये लगभग किसके बराबर होता है कार्बन 12। कार्बन 12 का भी इतना ही होता है। ठीक है, अच्छा कार्बन 12 को तोड़ना मोड़ना आसान नहीं है। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से होती है, और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होगी, नाभिक के अंदर होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया कहला गया। और यदि हम बाहर से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारी चीजें नाभिक की बात हो रही हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं, और हम बढ़े थोड़ा सा और जाते हैं, तो यहां पर क्या मिला हमको Fe56। ये F लिख दिया हूं, ये Fe है ना, लोहा वहां पर लिखा हूं, ये Fe56 है। इसकी बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। माने लोहे के नाभिक को यदि हमको तोड़ना है या बनाना है तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लगाओ, इतना जल्दी आसानी से वो नहीं बनने वाला है, बहुत ऊर्जा उसको लगेगी। ठीक है, फिर ऐसे इसमें बहुत सारे तत्व होंगे। बीच में ये तत्व यहाँ पर बिंदी नहीं बनी है, इसका मतलब यह है कि ये तत्व नहीं है। यहां पर हम लास्ट में यहां गए, ये 300 है ना, यूरेनियम 292। यूरेनियम की जब हम जाते हैं तो इसकी बंधन ऊर्जा क्या है 7 है, तो इसमें बंधन ऊर्जा कम है, तो इसको तोड़ना फोड़ना आसान है। इसलिए देखो नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, एटम बम होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, यूरेनियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। भला एटम बम इससे बना लें, कार्बन से बना लें, इनसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती, अधिक होती है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो यहां से हमको ये पता चल गया, इस पूरी चीज से समझना है अब, कि यहां पर औसत बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन 12 का भी बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर हो गया। ये पूरा टेबल नहीं आएगा, अलग अलग ही पूछेगा। फिर यहाँ अधिकतम ईबीएन का मान, अधिकतम जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान है वो किसका होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो भी किसका है आयरन 56 का। ठीक है, अगला देखो यहां पर समझना, जिनका परमाणु क्रमांक जो है 30 से कम है वो कैसे होंगे, अस्थायी होंगे, क्योंकि इनके ईबीएन का मान क्या होता है कम होता है कार्बन 12 को छोड़ के। कार्बन 12 भी तो आता है 30 के बीच में। तो कभी कभी यही पूछ दिया कि एक परमाणु का परमाणु भार 22 है, ठीक है, तो यह कैसा तत्व होगा, स्थायी होगा कि अस्थायी होगा। 22 है तो क्या हो गया अस्थायी। 30 से कम वाले क्या होते हैं अस्थायी होंगे। ठीक है, माने उसके नाभिक को 30 से अधिक वाले स्थायी हो जाएंगे। 30 ही है तो भी 30 से नहीं, 30 से कम लेना है, 30 से 29 तक। 29 से जितना भी है वो सब कम वाले क्या होंगे अस्थायी होंगे। तो यहाँ पर आप गिनती कर सकते हो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, जो शुरू के तत्व है ना आवर्त सारणी में, जिनका परमाणु भार 30 से क्या होगा कम, परमाणु क्रमांक नहीं, क्या लेना है परमाणु भार, तो वो सभी क्या होंगे अस्थायी। जिसका 170 से अधिक है वो भी क्या होगा अस्थायी। मतलब यहां पर मान के चलते हैं कि ये मान लेते हैं ये वाला 30 वाला इलाका है और ये वाला 170, इसके बीच में जितने भी तत्व आ जाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे स्थायी। इसके बाहर वाला अस्थायी, इससे नीचे अस्थायी अस्थायी। मतलब ये समझो कि 30 से 170 के बीच वाले जो तत्व होते हैं परमाणु भार वाले होते हैं वो कैसे होते हैं स्थायी। तो मैं बोलूं कि यदि मेरे पास लेड है, लेड का जो परमाणु भार है 219 है, वो कैसा तत्व होगा है ना, 170 से अधिक हो गया, वो क्या कहलाएगा अस्थायी कहला गया। ठीक है, अब यहां पर मान लो मैं क्रिप्टॉन ले लेता हूं, उसका परमाणु भार जो है ये 89 होता है। अब क्या होगा वो क्या हो जाएगा स्थायी। तो ये खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है, ऐसे ही पूछ देता है। तो स्थायी वाले ये हैं 30 से अधिक हो लेकिन 170 से क्या हो कम हो, ये सभी परमाणु कैसे होंगे
स्थायी होंगे। माने इनको तोड़ना, स्थायी का मतलब यह है कि इसके नाभिक को तोड़ना, मोड़ना, बनाना बहुत मुश्किल होगा, और इनके नाभिक को तोड़ना कैसा होगा, आसान होगा। मिला भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, अगली बात, एक चीज और समझो, इसको स्थायी होने के लिए क्या करना चाहिए, इसको स्थायी होने के लिए क्या करना चाहिए, इसको स्थायी होने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहां समझो, जो 30 से कम है वो कैसे हैं, अस्थायी। तो ये आपस में जुड़ जुड़ के क्या हो जाएं, 30 से अधिक। जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना देंगे तो क्या मान हो जाएगा, अधिक, माने क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो ये वाले तत्व नाभिक में क्या करेंगे, संलयन, आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। और ये वाला को क्या करना चाहिए, इसका मान ज्यादा है ना, तो ज्यादा को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, माने टूटना चाहिए। तो इसीलिए इनमें होता है नाभिकीय विखंडन। 170 से अधिक वाले में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, और 30 वाले से कम माने होता है नाभिकीय संलयन। वो आपस में मिल करके बड़ा नाभिक बनाएंगे ताकि स्थायी हो जाए, ये वाले टूट करके छोटा नाभिक बनाएंगे ताकि ये स्थायी हो जाए। इनका मान ज्यादा है, हमको इसको 170 के अंदर लाना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। इसका मान कम है, इसको हमको 30 तक ले जाना है, तो इनको क्या होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से कल हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वाला टॉपिक।